क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग वही कर रहे हैं जो मोदी जी इनिशिएटिव लेते हैं और फिर लोग उन्हीं के कॉपी करने लग जाते हैं। मोदियन कंसेंसस बनाने के जो कुछ मुख्य कारण रहे होंगे, एक या दो मुख्य कारण हम जानना चाहेंगे। तो स्टूडेंट जो कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में है या रिसर्च कर रहे हैं, वो लोग ये आपकी किताब को पढ़ने के लिए क्यों प्रेरित हों या क्यों पढ़ें। और फिर उन्होंने कहा है कि जो है कि उनका पूरा प्रश्न पढ़ा जाए और तब उसका आप आंसर दें। तो उनका पहले पूरा प्रश्न पढ़ देता हूँ। नमस्कार, तर्क ज्ञान पर आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय और इस वीडियो में एक चर्चित किताब जो इस समय मार्केट में अवेलेबल है और चूंकि वो ऐसे परिवेश में लिखी गई है जिसको पढ़ने में सभी लोग रुचि ले रहे हैं, तो उस किताब के लेखक से आज हम बात करेंगे। और मेरा प्रयास है कि उसमें मैं एक डिबेटर की दृष्टि से और एकेडमिक्स की दृष्टि से कुछ सवाल रखूं और चाहूँगा कि सर उसका जवाब देंगे। तो नई और चर्चित किताब है और मैं मानता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण किताब इस समय लिखी गई है जिसे हर किसी को पढ़ना चाहिए, वह है मोदियन कंसेंसस। तो इस किताब को लिखने का आइडिया और फिर वो सारे सवाल हम पूछने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जब ये किताब लिखें, क्योंकि मैं डिबेटर और एकेडमिक स्कॉलर हूँ, तो रिसर्च स्कॉलर हैं, तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हम उस किताब को, क्योंकि किताबें बहुत सारी आती हैं, तो स्टूडेंट जो कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में है या रिसर्च कर रहे हैं, वो लोग ये आपकी किताब को पढ़ने के लिए क्यों प्रेरित हों या क्यों पढ़ें। बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय जी अवसर देने के लिए। जो मैंने किताब लिखी है, उसका किताब का पहला हिस्सा है, उसका नाम है मोदियन कंसेंसस, लेकिन उसका सब टाइटल अगर आप देखेंगे वो है रीडिस्कवरी ऑफ भारत। तो इस किताब के माध्यम से, क्योंकि किताब का नाम मोदियन कंसेंसस है, तो लोगों को लगता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इर्द गिर्द कोई बात कही गई है, लेकिन दरअसल इसमें पिछले 150 साल की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको एक दूसरे तरीके से समझने की कोशिश किया गया है। जो आजकल का जो पॉपुलर, कुछ सालों पहले तक जो पॉपुलर एकेडमिक डिस्कोर्स होता था, जो नैरेटिव होता था, उससे इतर समझने की कोशिश की गई है, पहली बात। और दूसरी बात कि एक दूसरे नज़रिए से समझने की कोशिश की गई है, और जो पहले से नज़रिया डोमिनेट करता था उसके अलावा भी कुछ तरीके हो सकते हैं, ये उसमें वो तरीके अपनाए गए हैं। और कुछ जो पीछे से जो चीज़ें चली आ रही थी, जिसको हम स्वतः ही सही मान लेते थे, उस पर कुछ सवाल भी किए गए हैं। जैसे कि मैं आपको एक सवाल करता हूँ कि जब हम लोग, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हम दोनों पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, तो 1950 में जब हम एक आधुनिक राज्य बनाने चले पंडित नेहरू के नेतृत्व में, तो 1946 से इस देश के शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद बना दिए गए। मौलाना आज़ाद उर्दू, अरेबिक, पर्शियन के विद्वान थे, इसमें कोई दो राय नहीं थे, मौलाना थे। लेकिन वो 1946 से लेकर 1958 तक देश के शिक्षा मंत्री रहते हैं। जब हमें एक आधुनिक राज्य बनाना है, जहां नागरिक की बात है, जहां समानता की बात है, जहां न्याय की बात है, जहां संविधान सम्मत व्यवस्था की बात है, वहां पे आप जब आप कह रहे हैं कि आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे जहां एक भविष्य की बात होगी, तो वहां पे हमने ऐसे अपने पूरी शिक्षा की कमांड ऐसे व्यक्ति को क्यों दे दी कि जो एक आधुनिक राज्य में बनाने हम चले थे, और जहाँ पे एक ऐसा देश जो कि 1000 साल की गुलामी के बाद स्वतंत्र हुआ था, जिसके पास ज्ञान, विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, स्पेस में आर्यभट्ट, वारामिहिर से लेके कालिदास तक की परंपरा एक तरफ थी, और दूसरा एक बहुत बड़ा स्कोप था क्योंकि अब आप आज़ाद हुए थे। तो हमने ऐसा क्यों किया, इस पर कभी कोई सवाल नहीं उठता। और ऐसे तमाम सवाल है। आपको पता है कि 1946 के बाद से जब देश आज़ाद हुआ, और उसके बाद से लेकर 1964 तक, जब तक नेहरू जी रहे, इस देश के विदेश मंत्री नेहरू जी थे। हमें पता है कि चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे चाइना का मामला हो, या तमाम मामले हो, तिब्बत का मामला हो, हमें विदेश, चाहे हमने नैम आंदोलन किया जिससे अमेरिका हमसे दूर हो गया, सोवियत रशिया को भी लगता था शुरू में कि ये तो हमारे साथ भी नहीं आने वाले, और ऐसी तमाम असफलताएं हैं विदेश नीति में भी। तो चाहे शिक्षा की नीति हो, चाहे विदेश नीति हो, हमें तमाम असफलताएं मिलती गई, इसमें कभी सवाल ही नहीं उठे। तो इन पर ये सवाल करने की कोशिश की गई है, और पिछले 150 साल के राजनीतिक इतिहास को एक नए नज़रिए के साथ देखने की कोशिश की गई। हम ये कह सकते हैं कि अगर जो एकेडमिक स्कॉलर या रिसर्च स्कॉलर पढ़ रहा है, तो जो डोमिनेटिंग आइडिया है या पर्सपेक्टिव है
और आपकी बुक पढ़ने से उसको एक कंपैरिजन करने का एक अच्छा अवसर हाँ, जो कि एक एकेडमिक एक्सरसाइज का हिस्सा होता है कि आपको दो नज़रिया मिले, आप उसमें से जो उसको दोनों को समझे और एक नए नज़रिए से चीज़ों को समझने की कोशिश करें। मेरा अगला सवाल ये है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आती है सत्ता में, तो फिर वहीं से शुरू होता है कि वो कैसे मोदियन कंसेंसस की तरफ जाते हैं। और आपने अपने तमाम इंटरव्यूज में ये कहा है कि कंसेंसस का मतलब सर्वसम्मति नहीं है, आम सहमति है। तो यह आम सहमति मोदियन कंसेंसस बनाने के जो कुछ मुख्य कारण रहे होंगे, एक या दो मुख्य कारण हम जानना चाहेंगे। इसमें मैं इससे भी बड़ी बात कहता हूँ कि जो ये मोदियन कंसेंसस है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा योगदान है। इस कारण से तो हमने इसे मोदियन कंसेंसस कहा है। लेकिन उससे बड़ी बात मैं यहाँ कहता हूँ आपके चैनल पे कि जो परिस्थितियाँ थी, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का निर्माण किया या नरेंद्र मोदी जी ने उन परिस्थितियों का निर्माण किया। इस देश में परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी कि नरेंद्र मोदी जैसे किसी व्यक्ति को तो इस देश पे का नेतृत्व करने आना ही था। अब उसमें क्या क्या कारण से हुआ, तो मैंने उसके 3 तरीके गिनाए हैं कि सारे पॉलिसीज प्रोग्राम को मैंने क्लब करके उसके 3 पिलर्स मोदियन कंसेंसस के बताए हैं कि एक कल्चरल रूटेडनेस, देश में मोदी जी के आने से पहले एक ऐसा वातावरण बना दिया गया जहां राम के अस्तित्व को नकार दिया गया था, जहां कम्युनल वायलेंस जैसा बिल आता था, जहां मोदी जी से पहले जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी वो कहते थे इस देश के संस्थानों पर समुदाय विशेष का हक है। जब ऐसी देश में परिस्थितियां बनती हैं तो उसका रिएक्शन होगा ही होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये समाज सोया रहेगा। तो उसकी वजह से एक ऐसा जनमत बना जहाँ पे इस देश की जो हजारों साल की संस्कृति है उसके समर्थन में लोग खड़े हुए, अपने सिविलाइजेशनल हिस्ट्री को रिक्लेम करने के लिए लोग खड़े हुए। उसके प्रतिनिधि के रूप में उनकी बात को कहते आए नरेंद्र मोदी जी, और इस वजह से वो उनके नेता बन गए और बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी, उनके जिनका नेतृत्व मोदी जी कर रहे थे, वो आते हैं। तो आज की तारीख में उन्होंने ये बातें की और वो लगातार सफलता हासिल करते रह गए। इसी को कहते हैं नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। तो जब वो उनको सफलता मिली तो बाकी लोग भी ये चीज़ करते नजर आए। हमें 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश में वही चीज़ कमलनाथ करते नजर आए, भूपेश बघेल करते नजर आए, अशोक गहलोत करते नजर आए, और आपने देखा कि उनको सफलता मिली। कभी वो मंदिर जा रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं कि हम भी गौशालाएं बनवाएंगे, कभी वो भूपेश बघेल ने कहा कि हम सर्किट बनाएंगे, रामा सर्किट बनाएंगे, क्योंकि कौशल्या जी की जमीन भूमि से वो आते थे। अरविंद केजरीवाल जी हमें वैसा करते दिखे कि मैं तो कट्टर राम भक्त हूँ, उनको भी दिल्ली में सफलताएं मिली। ऐसे साउथ में भी बहुत से नेता, ऐसे बहुत से लोग पहले जो कि नक्सलिज्म का समर्थन करते थे, कश्मीर की आज़ादी का समर्थन करते थे, अब वो कहने लगे कि हम देशभक्त हैं। अब आपको सीमा का सिपाही का सुरक्षा की बात करनी पड़ेगी। तीसरा जो है वो वेलफेयर ऑफ ऑल है, यानी कि आपको इस देश के गरीब आदमी के लिए सीधे तौर पे कुछ करना पड़ेगा, उसके लाभ के लिए वो आपके डेवलपमेंट नेट का हिस्सा बनना पड़ेगा, आपके डिस्कोर्स का हिस्सा बनना पड़ेगा। अब आप सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा देके ऐसे आगे नहीं जा सकते आपको। तो ये तीनों काम सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस वजह से मैंने इस पूरे आइडिया को मोदियन कंसेंसस का, ऐसा नहीं है कि बाकी लोग होंगे नहीं, आप अगर इसके इर्द गिर्द अपनी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो आप फ्रिंज हो जाएंगे, रहेंगे आप। जैसे कि जब गांधीयन कंसेंसस है तो भी संघ भी है, तो भी सोशलिस्ट भी हैं, कम्युनिस्ट भी हैं, सब हैं, लेकिन जो गांधीयन कंसेंसस के आइडिया के इर्द गिर्द बात नहीं कहेगा वो फ्रिंज हो गया था। भगत सिंह को फांसी तक हो गई, ज़्यादा कुछ कहा नहीं गया। सुभाष चंद्र बोस 1937 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, 38 में गांधी जी से विरोध होता है उनका, और वो उसके बाद देश से उनको बाहर तक जाना पड़ जाता है। ये होता है कंसेंसस का दावा। कुछ विचारों के इर्द गिर्द एक सहमति बनी होती है, अगर आप उस सहमति के बाहर हैं तो आप फ्रिंज हो जाएंगे, अगर आपको मुख्य धारा में रहना है तो उस सहमति के जो विचार है उसके इर्द गिर्द आपको राजनीति करनी पड़ेगी। तो आज के दौर में आपको कल्चरल रूटेडनेस, असर्टिव नेशनलिज्म और वेलफेयर ऑफ ऑल, ये मोदियन कंसेंसस के 3 पिलर हैं, इसके इर्द गिर्द अपनी बात कहनी पड़ेगी। ठीक है सर। तो जो मेरे मित्र हैं कुंदन कौशल, उन्होंने आपको तो सबसे पहले एक बहुत कोटि कोटि आपको बधाई दी है आपकी इस महत्वपूर्ण लेखनी के लिए, और वो ये भी कह रहे हैं कि PMLL में आपको जो है इस काम को अथक प्रयास करते हुए, अथक परिश्रम करते हुए उन्होंने देखा है, और फिर उन्होंने कहा है कि जो है कि उनका पूरा प्रश्न पढ़ा जाए और तब उसका आप आंसर दें। तो उनका पहले पूरा प्रश्न पढ़ देता हूँ जी। वो क्वेश्चन कर रहे हैं, सर इट्स मोर ऑफ माई क्यूरियोसिटी देन एनी क्वेरी ऑन योर ऑथरशिप। आई वांटेड टू नो एज मैनी मोर अदर्स वुड लाइक also too that how in such an atmosphere could you gather such insightful inputs and idea for a Modian consensus when opposite forces are aligned for a dissenting Indie alliance। लास्ट में वो कंक्लूडिंग करते हुए कह रहे हैं कि I mean to ask how difficult it would have been to unpack those documents
and resources which might have been authoritatively suppressed if against their ecosystem. So the whole idea of writing this book, as I said in the beginning only, that the whole idea is to give a parallel narrative, or you can say an alternative narrative to what? To the dominating discourse, dominating academic discourse. And I gave you two examples. No one questioned that why Prime Minister Nehru was foreign minister for 17 years and why Maulana Azad served as education minister for 11 years, though he was trained in Arabic, Urdu and Persian, not Indian knowledge tradition or other things, or Western education system. Though Nehru ji was trained and he should have some education minister from that field only. So these kind of questions were raised in my book, and definitely there is a dominating academic discourse, but due to the regime of 10 years by Prime Minister Modi, we have seen that an alternative discourse is also emerging, and that process should be fast. So I have done my contribution, and I think scholars like you and others, they will also come up and they will write in the same manner. Means Prime Minister Nehru wrote Discovery of India. My book, the subtitle of my book is Rediscovery of Bharat. So that means that India was there and it has a glorious past, but we need to discover that. In academics, in other strata of life, we need to discover that, we need to come up with new ideas. And last thing, the whole idea of the writing this book is that we have to create a modern state, but we should also have the legacy of our ancient civilization, because India is the longest living civilization. 4,000 years back, 5,000 years back, there were many civilizations. Egyptian civilization, Greek civilization, Inca Maya civilization, but they are nowhere today. Persian civilization, but India 4,000 years back, 5,000 years back, India as a civilization was there, and even today there is a continuity with that civilization. This exists very much, and this should be written again and again in different form, in different ways. I think sir, मैं इसको और एक तरीके से अपने से पूछना चाहता हूँ, जैसे वो लास्ट टाइम में इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो डू यू फेस एनी चैलेंजेस बिकॉज द सेटअप और द इकोसिस्टम प्रिवेल्स टिल 2014 इन कंट्रीज. सो एक मूवी का डायलॉग ये है कि सरकार उनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है. तो आपने उस सिस्टम की वजह से ये, जैसे उन्होंने बोला कि कुछ डॉक्यूमेंट्स को रिवील करने के लिए या एक्सेस करने के लिए रिसोर्सेज, तो कोई प्रॉब्लम फेस की ऐसा, या रिजेक्शन फेस किए मैंने जब ये किताब मैं लिख लिया ड्राफ्ट, क्योंकि ये तो अभी रिसेंट डेवलपमेंट में है. तो जब मुझे इसको पब्लिश कराना था तो मुझे 3-4 बड़े पब्लिशिंग हाउस हैं देश के, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, इस आइडिया पे मैं किताब नहीं पब्लिश करेंगे वो लोग. लेकिन फाइनली क्या कहते हैं, ये किताब पब्लिश हुई है. तो इस तरह से एक इकोसिस्टम तो वहाँ पे बना हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो भी ब्रेक हो रहा है. 10 साल हो गए सरकार को, और ये मैंने किताब में मेंशन किया. इस कारण से भी किताब पढ़ जाना चाहिए कि पॉलिटिकल चेंज आ जाता है, लेकिन ये जो कई लेवल पे चेंज है, जैसे आपने कहा एकेडमिक्स में या अलग अलग आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, ये जो जहाँ से नैरेटिव बिल्ड होता है, वो वाला सिस्टम भी अभी धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है. और सबके लिए जगह होनी चाहिए. मैं इसको ये भी कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने जो किया एग्जैक्टली वही हमें नहीं करने की ज़रूरत है. उन्होंने बाकियों के लिए स्पेस ही नहीं रखी थी. तो एक आइडिया के रूप में अगर वो कोई आइडिया की बात कर रहे हैं तो उसकी भी स्पेस होनी चाहिए, लेकिन सब स्पेस वही कैप्चर कर ले ये नहीं होनी चाहिए. सारी शेल्फ में लाइब्रेरी की सिर्फ उन्हीं की किताबें हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. जो वो करते थे उनकी भी किताबें हों, दूसरे विचारों की भी किताबें हो, तीसरे किसी विचार की किताबें, कोई नया विचार आ रहा है उसका भी आप स्वागत करें. इतना डेमोक्रेटिक हमारा एकेडमिक, कल्चरल, आर्ट, लिटरेचर का स्पेस होना चाहिए, और उसके दिशा में काम हो रहा है. थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है. तो मेरा एक आखिरी प्रश्न है कि मोदियन कंसेंसस बनाने में, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे लोग वही कर रहे हैं जो मोदी जी इनिशिएटिव लेते हैं और फिर लोग उन्हीं के कॉपी करने लग जाते हैं. तो इसमें आप क्या देखते हैं, और या मतलब आप क्या समझते हैं कि जो हिंदुत्व का इशू है, मुद्दा है, वो भी आज भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है और लोगों को प्रभावित भी कर रहा है. तो मोदियन कंसेंसस बनाने में क्या हिंदुत्व की भूमिका कितनी है? देखिए, इसके लिए समझना पड़ेगा कि हिंदुत्व को जैसे हम समझते हैं कि हिंदुत्व का मतलब क्या सिर्फ हिंदू विचार का समर्थन है क्या, तो ये जो पूरा भारतीय विचार है वो भी हिंदुत्व का ही हिस्सा होता है.
तो मोदी जी यही बात कहते हैं। उन्होंने 22 जनवरी को कहा और उस स्पीच को लोगों को बार बार सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जब उन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जो स्पीच दी है, उन्होंने बोला देव से बड़ा देश और राम से बड़ा राष्ट्र। तो यानी कि उसी हिंदुत्व विचारधारा से निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला कि राम से बड़ा राष्ट्र, यानी कि आपको जो देश है वही हमारा राम है, जो देश है वही हमारा देव है, जो राष्ट्र है वही हमारा राम है। तो हमें अपने देश के लिए काम करना है, अपने राष्ट्र के लिए काम करना है। और उसमें जो यानी कि आप वहाँ जो उसमें जो रहने वाले लोग हैं, उसमें जो पंक्ति में खड़ा है, जो गरीब है, उसके लिए ज़्यादा काम करना है। और ये सब प्रेरणा आपको मिलती है उन राम की कहानियों से, उस देश की संस्कृति से, उस देश की सभ्यता का आपको सम्मान करना है। और भारत जैसी देश की सभ्यता के साथ तो ऐसा है भी कि हज़ारों साल की ये सभ्यता है। आपके पास बताने की राम कृष्ण बुद्ध जैसे एग्जाम्पल है, आपके पास बताने के लिए आर्यभट्ट वारामिहिर कालिदास जैसे एग्जाम्पल है, आपके पास बताने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, राजेंद्र चोल जैसे, विजयनगर जैसे चीज़ें हैं, वो हमें बताई ही नहीं जाती हैं। हमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में बताई ही नहीं गई, जो हमारे पॉपुलर नैरेटिव का हिस्सा ही नहीं हुआ। हमें गा से गधा पढ़ा दिया गया, गा से गणेश नहीं पढ़ाया गया, हमने अपने हिंदी में पढ़ा है। तो ये जो पूरा जो डिस्कोर्स था उसको बदले जाने की ज़रूरत है और उस दिशा में बहुत काम हो रहा है। इंडियन नॉलेज सिस्टम पे बहुत काम हो रहा है और आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाले जो स्कॉलर्स हैं, वो इसको भी एक डिस्कोर्स के रूप में सभी डिस्कोर्स को पढ़ना चाहिए। लेकिन जो इसी देश का निकला हुआ जो डिस्कोर्स है और जिसका बहुत लंबा इतिहास है, उसको वो दरअसल नदारत था। इसको कहते हैं एपिस्टेमोलॉजिकल वायलेंस। ये जो जिस तरह का वायलेंस हुआ है कि आपको आपकी चीज़ों को जानना ही नहीं दिया गया, वो जानने का प्रयास हो रहा है, वो रीडिस्कवर करने का प्रयास हो रहा है और उस दिशा में बहुत अच्छा काम हो रहा है। थोड़ा काम की गति तेज़ होनी चाहिए, मैं फिर से कहूँगा। और इस देश से जो उपजी हुई चीज़ें हैं उसको आप हिंदुत्व कहिए, हिंदू कहिए, राष्ट्रवाद कहिए, जो भी कहिए, हिंदू राष्ट्र कहिए, उसको केंद्र में रख के काम होना चाहिए। इसमें कभी भी कोई संशय शंका होनी नहीं चाहिए और वो काम हो रहा है अब। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश सर। आपने जो है कि हमारे प्रश्नों को, हमारी क्यूरियोसिटी को शांत करने का प्रयास किया है। और मैं कहना चाहूँगा कि सर आपकी जो किताब है, पुस्तक है, वो निश्चित तौर पर उस इकोसिस्टम में जो चीज़ें बदलने का प्रयास किया जा रहा है उसमें एक महती भूमिका आपके पुस्तक की भी होगी। और हम सभी जो एक तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण रूप में वो हमारे आप काम आएगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप तर्क ज्ञान पर आए और तमाम डिबेटर्स को और स्कॉलर्स के जो प्रश्न है और उनका जवाब दिया। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर कुछ भी और जानना और समझना चाहते हैं तो पहले तो सर की किताब पढ़िए, उसके बाद भी अगर कुछ समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, निश्चित तौर पर वहाँ पर आपका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।